खटीमा में सीएम धामी ने किया आकाशीय बिजली गिरने से घायल महिलाओं से मुलाकात, जाना उनका हालचाल, डॉक्टरों को दिए हर सुविधा देने के निर्देश। पंतनगर में सीएम धामी ने किया युवाओं से संवाद, कई युवाओं के सवालों का दिया जवाब, कहा प्रदेश में भरे जाएंगे सभी रिक्त पद। चंपावत जिलाधिकारी ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, नुकसान से बर्बाद हुई फसलों का भी लिया जायजा। उधम सिंह नगर में पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर अपराधी, पुलिस ने अपराधी से बरामद किया तमंचा और कारतूस, किसी वारदात की फिराक में था अपराधी। और चंपावत में एसएसबी के जवानों ने की विश्वकर्मा पूजा, भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर लिया आशीर्वाद, प्रसाद का भी किया वितरण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां विदेश जाने से पहले मंत्री के तबादले रद्द किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 तबादले किए थे। 24 घंटे के भीतर ही सीएम दफ्तर ने रोक लगा दी है इन तबादलों पर। मंत्री ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं में राजस्व अधीक्षक, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक से लेकर सफाई निरीक्षक के 74 पदों पर तबादले किए थे। आचार संहिता को भी इस रोक की वजह माना जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसी के चलते हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चल रहे हैं और वहीं आचार संहिता को इस रोक की वजह माना जा रहा है। तो विदेश जाने से पहले मंत्री के तबादले रद्द किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 तबादले किए थे। 24 घंटे के भीतर ही सीएम दफ्तर ने इस पर रोक लगा दी है, इन तबादलों पर रोक लगा दी है। बता दें कि मंत्री ने नगर निगम, नगर पालिकाओं में राजस्व अधीक्षक, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक से लेकर सफाई निरीक्षक के 74 पदों पर तबादले किए थे। फिलहाल इन तबादलों की रोक की वजह आचार संहिता माना जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चल रहे हैं और वहीं आचार संहिता भी यहां पर लगी हुई है और जो रोक है वहां पर फिलहाल अभी लगा दी गई है। तबादलों को लेकर 74 पदों पर तबादले किए गए थे, जिन पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। तो विदेश जाने से पहले मंत्री के किए तबादले रद्द किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 तबादले किए थे, जिन्हें 24 घंटे के अंदर ही सीएम दफ्तर ने इन तबादलों पर रोक लगा दी है। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 तबादले किए थे और फिलहाल 24 घंटे के अंदर ही सीएम दफ्तर ने फिलहाल इन तबादलों पर रोक लगा दी है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश मिश्र सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, विदेश जाने से पहले मंत्री के किए जो तबादले थे उन पर रोक लगा दी गई है। 74 तबादले जो होने थे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किए थे, उन पर फिलहाल रोक लग गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए 74 ये तबादले हैं पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरी विकास विभाग में ये तबादले किए गए थे डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा। और जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री कार्यालय से ये रोक लगी है। 74 ये लोग थे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये मानना है कि जो इस वक्त हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जिसके लिहाज से वहां पर आचार संहिता लगी है और आचार संहिता से ही इस वजह से इन ट्रांसफरों को रोका गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा भर्ती का प्रकरण भी चल रहा है
और अभी जांच चल रही है, क्योंकि 1 महीने का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है जांच कमेटी का, तो उस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इन जो तबादले हैं, इन तबादलों को रोका गया है। और अभी मंत्री इस वक्त विदेश दौरे पर है, जर्मनी वो गए हैं, सरकारी यात्रा पर वो हैं। तो जब वो आएंगे तभी उनसे मालूमात हो पाएगी कि क्या कारण थे कि इतने तबादले उनको एक साथ करने पड़े, और वो भी क्या कारण थे कि मुख्यमंत्री ने इन तबादलों को रोक दिया। बिल्कुल कैलाश, लेकिन यहाँ पर जो वजह बताई जा रही है वो आचार संहिता बताई जा रही है कि रोक की जो वजह है वो आचार संहिता को माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये सूत्र जो कुछ लोग हैं उनका ये मानना है, लेकिन साथ ही ये भी हमको देखना होगा हिमांशा कि जो प्रेमचंद अग्रवाल है वो पूर्व में विधानसभा स्पीकर थे, मौजूदा समय में वो कैबिनेट मंत्री थे, और जिस तरीके से जो पेपर भर्ती का जो मामला चल रहा है विधानसभा में, उसको लेकर जो जांच कमेटी गठित की गई है मौजूदा विधानसभा स्पीकर द्वारा, और 1 महीने में ये रिपोर्ट आनी है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, ये भी माना जा रहा है कि सरकार और किरकिरी नहीं चाहती, लिहाजा फौरी तौर पर इन तो जो तबादले हैं इनको रोका गया है। लेकिन हाँ, हकीकत वही है कि जब मंत्री आएंगे वापस उत्तराखंड पहुंचेंगे तभी उनसे मालूमात हो पाएगी, क्योंकि उनका फोन उनका नहीं मिल रहा है। सूत्र हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन विदेश दौरे पर है, लिहाजा फोन मिलना मुनासिब नहीं है। तो जब वो आएंगे तब इस बात की मालूमात पूरी हो पाएगी। बिल्कुल कैलाश, लेकिन अगर वजह आचार संहिता ही है तो ये माना जा सकता है कि फिलहाल अगर रोक लगी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद जो तबादले हैं वो कर दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अगर आचार संहिता ही अगर मुख्य वजह रही तो जिन तबादलों को यहाँ पर किया जाना है, हो सकता है कि महत्वपूर्ण ये तबादले किए गए हों और विभागों में, क्योंकि शहरी विकास मंत्री हैं और शहरी विकास को लेकर बहुत ज्यादा सजग भी वो नजर आ रहे हैं। प्रदेश में जिस तरीके से वो लगातार दौरे कर रहे हैं, स्मार्ट सिटियों का वो दौरा कर रहे हैं, उसके अलावा कई जगह शहरी विकास के अंतर्गत कार्य होने हैं, तो कई जगह ये शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे। इस लिहाज से उन्होंने शफलिंग की थी विभागों में कि यहाँ पर कई जो नगर निगम के जो कर्मचारी थे, नगर आयुक्त जो थे, उनको इधर से उधर यहाँ पर किया गया है। तो मेन उद्देश्य यही था कि कार्य जो है कार्य समय से पूरे किए जाए। लेकिन यहाँ पर जब आचार संहिता खत्म होगी, जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ही ये मालूमात हो पाएगी कि जो 74 जो तबादले हैं, क्या वो 74 के 74 तबादले एक साथ किए जाएंगे, या फिर हो भी सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो रोक लगी है वो रोक बरकरार रहे। बिल्कुल कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो देहरादून से मिल रही है, जहां पुलों के दोनों ओर खनन पर रोक लगा दी गई है। 1-1 किलोमीटर तक खनन पर रोक लगाई गई है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही अतिवृष्टि के कारण पुलों को हुए नुकसान को देखकर ये बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पुलों के दोनों ओर खनन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 1-1 किलोमीटर तक खनन पर रोक लगी है। अतिवृष्टि के कारण पुलों को हुए नुकसान को देखकर यह बड़ा निर्णय लिया गया है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, पुलों के दोनों ओर खनन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इसको लेकर शासन ने जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। क्या निर्देश है और जो रोक है फिलहाल वो कब तक रहेगी? देखिए, रोक को पूर्णतः लगा दिया गया है और जो अतिवृष्टि इस वक्त देखी गई प्रदेश के कई जिलों में, क्योंकि बारिश पहाड़ों में बहुत ज्यादा हुई, अभी भी बारिश हो रही है, और उस बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, और उसका एक वजह कहीं ना कहीं जो अवैध खनन पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर भी अवैध खनन को बड़ी वजह माना जा रहा था। तो जाहिर तौर पर ये शिकायतें मुख्यमंत्री तक गई, मुख्यमंत्री के बाद शासन में ये शिकायतें पहुंची हैं, और शासन द्वारा ही अब एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो भी पुल जो नदी में बने हैं, जहां पर खनन ज्यादा होता है, उन पुलों के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कोई खनन नहीं होगा, ताकि जो पुल हैं पुल को नुकसान ना हो। क्योंकि उत्तराखंड की मैं बात करूं हिमांशा, उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर कोई भी पुल क्षतिग्रस्त हो जाए तो आवाजाही करना मुनासिब नहीं हो पाता। अगर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में अगर कोई पुल है और खुदा ना खास्ता वो पुल टूट जाता है, तो कई 100 किलोमीटर तक चक्कर काटने पड़ते हैं लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, सिर्फ एक पुल की वजह से। तो लिहाजा पुलों का यहाँ पर जो पुल है वो पुल क्षतिग्रस्त ना हो, पुल ना टूटे, इस लिहाज से इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और फौरी तौर पर इस फैसले को लागू कर दिया गया है और आज से ही यह फैसला इंप्लीमेंट किया जाएगा तमाम जिलाधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश। बिल्कुल
कैलाश, अमूमन तौर पर देखा जाता है कि निर्देश लगा दिए जाते हैं अवैध खनन को रोकने के लिए, लेकिन ये निर्देश सिर्फ लगाए जाते हैं। हालांकि जो अवैध खनन है वो लगातार चलता रहता है कहीं ना कहीं, और शिकायत के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में कितना ज्यादा सख्ती यहाँ पर दिखाई जाएगी? देखिए, इस वक्त चाहे मैं राजस्व विभाग की बात करूं, राजस्व टीवे की बात करूं, वन विभाग की बात करूं, या फिर अन्य सचल दस्तों की हम बात करें, पुलिस की भी हम बात करें, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये सख्त निर्देश है कि जो भी अवैध खनन करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और उसके वाहनों को जब्त किया जाएगा। और ये हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, जब से मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब से ही लगातार इस वक्त देखा जा रहा है कि मैदानी क्षेत्र जहां पर अवैध खनन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर लगातार जो टीमें गठित की गई हैं, उन टीमों द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। अंदरूनी इलाके में जाकर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि कहां कहां पर अवैध खनन हो रहा है, और जहां जहां पर भी इस तरह की जो खबरें यहाँ पर आती है मंशा, वहां पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है। चाहे वन विभाग की बात करें, चाहे राजस्व टीम की बात करें, या फिर पुलिस की यहाँ पर बात करें, तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और आने वाले समय में यहाँ पर देखा जाएगा कि और भी सख्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जाहिर तौर पर अगर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होती है या फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, तो इस तरह के जो जिक्र आपने किया, जो सवाल आपने किया, वो सवाल तभी पूरा हो पाएगा कि मॉनिटरिंग अगर हो रही है तो नदियों के बीच में अवैध खनन नहीं होगा, नदियों के जो पुल हैं, पुल के आजू बाजू खनन नहीं होगा और पुल सेफ रहेंगे। बिल्कुल कैलाश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पुलों के दोनों ओर खनन पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन ये जो 1-1 किलोमीटर तक खनन पर रोक लगाई है, क्या इसे और भी जो दायरा है और भी बढ़ाया जाना चाहिए था? नहीं, फिलहाल तो ये जो दायरा इतना ही लिमिटेड है, क्योंकि जो पुल का, अगर हम किसी भी नदी की बात करें, कोई भी नदी जब सूखती है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इतना ही लगभग होता है। तो जाहिर तौर पर अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो खनन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि नदियों की दोनों ओर या तो पहाड़ होंगे, या बस्तियां होंगी, या फिर बसावट होगी। तो जाहिर तौर पर जो सोचा गया है, सोच समझ कर ही यहाँ पर सोचा गया है। और नदियों के खनन की सिर्फ वही वहां पर रोक है जहां पर पुलों का निर्माण किया गया है, जहां पर पुल अभी यथावत हैं। तो बाकी अन्य जगहों पर जो खनन के जो पट्टे स्वीकृत किए गए हैं सरकार की ओर से, वहां पर तो खनन हो ही रहा है, लेकिन जो अन्य जो इलाके हैं जहां पर पुल हैं, सिर्फ वहीं पर यह रोक बरकरार रहेगी। बिल्कुल। चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खटीमा में बिजली गिरने से 40 साल की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य महिलाएं घायल हुई हैं। घायल महिलाओं का उपजिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। देर शाम तीनों स्कूटी से जा रही थी। बारिश होने पर महिलाओं ने स्कूटी भी रोकी, तब ये हादसा हुआ। इनसे आगे थोड़ा आए तो कहीं पे बिजली गिरी रास्ते पे, दरवाजे पे बैठे हुए थे, तभी ये घटना हुई। दोनों वैसे घायल हुए हैं। एक तो वो स्कूटी में बैठी हुई थी लड़की, खड़ी स्कूटी में, तब वो भी गिर गई, और 2 लोग जमीन में बैठे हुए थे। तो जो बाहर को चौखट की तरफ बैठी हुई थी मामी हमारी, तो वो एकदम सीने के बल गिर गई। सीने के बल गिरने से फिर उन्हें होश आया नहीं, यानी हॉस्पिटल लेके आए तो यहाँ पे यानी कि 5 मिनट में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यानी एक्सपायर हो। इसमें 3 महिलाएं जो है नलन्ना गांव से आई हैं, जिसमें कि एक ब्रॉड डेड है और बाकी 2 जिनको देख लिया गया है और उनकी स्थिति ठीक है, और एक जो श्रीपुर बिछवा से आई है उनकी भी स्थिति ठीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नागरिक अस्पताल खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से हुई महिला की मौत पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने घायल महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार करने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मृतक महिला के परिजनों और घायलों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते दिन नंदना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला की बेटी और बहू बुरी तरह से झुलस गए थे। इनका इलाज फिलहाल उप जिला चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है।
चंपावत में बीते 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से टनकपुर और बनबसा के क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी खुद पहुंचे। जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी समेत ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों की फसलों और मकानों के नुकसान का आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने टनकपुर शारदा बैराज का निरीक्षण कर जल स्तर की जानकारी ली। अभी जो बराज में कंट्रोल रूम है NHPC का वहाँ पे निरीक्षण किया है और चीनी बोर्ड में आम बाग में निरीक्षण किया है। तो जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, इसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे वगैरह सब होगा और 2 महीने मतलब 5 महीने में ड्रेनेज प्लान हम एक्सिक्यूट करने लायक होंगे। कोटी नदी पे 3.5 करोड़ सैंक्शन है, वैसे ही शारदा घाट पे 6 से 7 करोड़ सैंक्शन है। तो वो काम अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। उधम सिंह नगर के किच्छा में इंटरार्क कर्मचारी बीते 400 दिनों से हड़ताल पर है। कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिला। अब कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया है। 2 महिला सहित 10 लोगों ने भूख हड़ताल कर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और कंपनी प्रबंधन से जल्द अपनी मांगे पूरी करने की बात दोहराई। वहीं ऐसा नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से जाम करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर प्रशासन से सांठगांठ कर आंदोलन को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। शोषण चल रहा है सरकार के द्वारा, ये हम इसके विरोध में आज हमने एक दिवसीय भूख हड़ताल रखा है और जल्द से जल्द अगर इनकी मांगे पूर्ण नहीं होती, ये अगर कंपनी मालिक अगर होश में नहीं आते, कुछ दिनों पहले शायद आपको पता भी लगा प्रकरण के माध्यम से इनके झड़प में, मजदूरों के झड़प में मेरे टांग भी टूट गई थी पुलिस वालों के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से बदतमीजी करी थी इन लोगों ने। और बहुत बुरी तरीके से लगता है कि शासन और प्रशासन और कंपनी मालिक मिले हुए हैं, जिसके विरोध में आज हम धरने में बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने प्रशासन के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, मजदूरों का फोन तोड़ दिया गया, इनके संग अभद्रता की गई, उसके ऊपर भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल डर का बना रखा कि ये अपना धरना तोड़ दे। परंतु हम ये है कि जब तक ये मजदूर हमारे टिके हुए हैं और हमारा धरना लास्ट तक चलता रहेगा, जब तक हम लोग हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और बहुत जल्दी अब छात्र संगठनों का भी हमारे पर समर्थन मिलने लगा, हमें किसानों का भी मिलने लगा है और सामाजिक संगठन तो समर्थन में थे ही। बहुत जल्दी इस रोड को हम पूरी तरह से जाम कर देंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। 400 दिन पूरे हो गए, पिछले 4 साल से हम लड़ रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है। इस टाइम अगर देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों ने मोर्चा संभाल लिया है अब, और किसान संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब हमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, तराई किसान संगठन से और भी उग्राहा संगठन से सब तरफ से समर्थन मिल रहा है और हमने बातचीत की है। 4 अक्टूबर की डेट जो है फाइनल हो गई है। 4 अक्टूबर को हम महापंचायत करने जा रहे हैं यहाँ पर, और उस महापंचायत को बहुत बड़ी महापंचायत हम करेंगे। जो पहले महापंचायत हुई है उससे भी ज्यादा संख्या बल में हम महापंचायत करेंगे। और ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई। पिथौरागढ़ व्यापारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत के नेतृत्व में कोतवाली का घेराव किया। व्यापारियों ने पुलिस पर चालान के नाम पर शोषण करने के आरोप लगाए हैं। व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने बिना किसी कारण के ही मोटर मैकेनिकों पर चालानी कार्रवाई की और दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने की बात कहकर 10,000 का चालान काट दिया। तपन रावत ने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो व्यापारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पुलिस द्वारा लोगों के अनायास 10,000 के 5,000 के चालान किए गए, उसको लेके आज व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश था। उस वजह से हमने आज समस्त व्यापारियों को और पीड़ित व्यापारियों को इकट्ठा कर कोतवाली का घेराव किया और कोतवाल साहब से बात हुई है। उन्होंने पूरी चर्चा होने के बाद हमें ये आश्वासन दिया है कि सोमवार या मंगलवार को ये चालान नीचे डीएसपी साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ जाएंगे, वहाँ पर इसमें वार्ता कर इन चालानों को छुड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये चालान कोर्ट तक नहीं जाएंगे और व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। और इसमें हमारे व्यापारियों द्वारा ये निर्णय भी लिया गया है कि अगर इस तरीके की हरकतें भविष्य में होती रही तो सोमवार से हम लोग ये उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। गांधी चौक में ये आंदोलन शुरू भी किया। खटीमा पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है।
इसी के तहत पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 315 बोर तमंचा समेत 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। मामले में एसएसआई ने बताया कि चौकी प्रभारी होशियार सिंह के नेतृत्व में नई बस्ती इस्लाम नगर के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। निवासी वार्ड नंबर 2 इस्लाम नगर खटीमा, इसको एक अदद नाजायज तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की हुई और आर्म्स एक्ट के तहत जेल में। ये कंटिन्यू कार्रवाई चल रही। जो असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई ये सतत जारी रहेगी। चंपावत में एसएसबी के जवानों ने विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई। वहीं पंचम वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर एसएसबी परिसर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की गई, जहां जवानों और उनके परिवारों ने भजन कीर्तन यज्ञ कर हथियारों, वाहनों और उपकरणों की पूजा अर्चना की। वहीं जवानों ने गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति का विसर्जन किया। इस दौरान कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने सभी क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी। पूरा एसएसबी के जो जवान हैं वो विश्वकर्मा पूजा का विसर्जन करने आए हैं और हम लोग पूरे शांति ढंग से पूरा विश्वकर्मा भगवान का विसर्जन किए और पूरे सभी जवानों में हर्षोल्लास है और पूरा उमंग के साथ हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाए हैं। सर अभी तो हम फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन इस बार जो है हमारे सेना नायक महोदय के द्वारा, एडजुटेंट के द्वारा ये बहुत अच्छे तरीके से आयोजन किया गया और हम सभी जवानों ने इसमें बहुत अच्छा ढंग से पार्टिसिपेट किया और पूरे जोश से मनाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर उधम सिंह नगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम में सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी ने अपने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब तक 28 नेता हिमाचल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पहुंच गए हैं। प्रदेश से 48 नेताओं को हिमाचल में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें मंत्री, विधायक से लेकर सांसद तक शामिल हैं। विधानसभाओं में संगठनात्मक प्रबंधन और राजनीतिक प्रबंधन, इसके लिए जो है यहाँ के वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक 28 लोग हिमाचल प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम में वहाँ पहुँच चुके हैं और कुल लगभग 49 लोग जो है इस माह हमारे वहाँ चुनाव कार्यक्रम के लिए पहुँचेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने जिले के मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही सीएम ने कोरोना काल के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमें अपने जीवन में विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना चाहिए। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से बौड़ नदी उफान पर है। कालाढूंगी के गुलजारपुर बंकी में पानी के तेज बहाव से पूरी सड़क ही बह गई, जिससे ग्रामीणों का आवागमन ठप हो गया है। प्रशासन ने जल्द मार्ग ठीक करने का आश्वासन दिया है। सारा मामला गुलजारपुर बंकी का है, जिसमें बारिश आने के कारण
गांव की जो बरसाती नहरें हैं, नाले हैं, वो उफान से आए और 2 जगह रोड बह गई है, जिसमें स्कूल के बच्चों का आना जाना व ग्रामीणों का मार्केट की तरफ को जाना बंद हो गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जलासू तहसील के अंतर्गत यिरसा उतरू मार्ग पिछले 4 दिनों से बंद है। बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग अभी तक इस मार्ग को खोल नहीं पाया है, जिससे अब दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य बाजार से टूट चुका है। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मार्ग बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार और गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।